दोस्तों ये लूसेंट जीके की हिंदी वर्जन का पार्ट 2 है और मैंने पहला जो पार्ट बनाया था वो आपको मैं बता दूं, एक ब्रीफ कि आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्ट्री के बारे में जो भी बुक्स लिखे गए हैं जिनसे सवाल आता ही है वो मैंने पढ़ाया था। आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस आई बटन को दबाएं, जो कि राइट साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे आई बटन है, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल हैं, उनको आप देखिए। क्योंकि मुझे बहुत कम दिनों में अब आपकी रिवीजन तैयारी करानी है, जिससे बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले। सिंधु सभ्यता से जो जो सवाल पूछे जाते हैं हम सिर्फ उन्हें ही पढ़ेंगे। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण के आधार पे, ठीक है, रेडियो नवीन के आधार पे 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ठीक है, तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व मतलब बीसी सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी। ये पूछा गया है। मैं जो भी इंपॉर्टेंट बताऊं उसको आपको नोट्स करना है, जो ट्रिक बताऊं उसको नोट करना है। नोटबुक और लूसेंट की किताब लेकर बैठे। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर टेलीग्राम पे लूसेंट की पीडीएफ भेज दी जाए, तो मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने वो भेज दिया है। प्लीज़ टेलीग्राम से उसे डाउनलोड करके और सेव भी कर लें। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको अब पीडीएफ भी मिल गया है। पीडीएफ मैंने दोनों किताबें भेजी हैं, लगभग 200 MB के हैं। आप डाउनलोड करके सेव जरूर करना, अदरवाइज वो लॉस्ट हो जाता है डाटा। ठीक है, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल कहा था, प्रोटो हिस्टोरिक और ब्रोंज युग। ये जो आप देख रहे हैं ना, ब्रोंज कांस्य युग, ये बहुत बार पूछा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। मतलब क्या? द्रविड़ और भूमध्य सागर से लोग आए थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, देखिए ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको एक मैप वेस्ट, एक ट्रिक बेस्ड मैं बता देता हूँ, आपको याद रखना है। ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे जो है पश्चिमी तो ये है बलूचिस्तान। ऐसे प्लीज़ अपने नोट बनाने का मैंने तरीका बताया था। क्या बताया था? लूसेंट की किताब पे यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है उस पर ऐसे बना दीजिए और ऊपर लिख दीजिए बलूचिस्तान। उसी तरीके से उसके नीचे जो है पूर्वी पूरा स्थल में आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया पूरा। फिर होता है उत्तरी में आ जाएगा मांदा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बुक थोड़ी सी ओल्ड है, तो आप में जो है ये डाटा अलग हो सकता है, अलग होगा ही, क्योंकि मेरे पास जो लूसेंट की बुक है उसमें डाटा अलग है। तो उस हिसाब से आप मैपिंग पे सेट कर लो, क्योंकि ये इजी रहेगा। आप इतना बड़ा लाइन से इसको बना के रखोगे तो याद हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नगरीय सभ्यता थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इसके दो प्राप्त परिपक्व स्थल हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो यानी मौत का टीला, मैंने ऊपर ही पहले पार्ट में बताया था, हड़प्पा, गणवारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन, ये सब जगह हैं, आपको पता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुरकोटडा, ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है बंदरगाह के रूप में लोथल पे, ठीक है। और ये अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं एक वीडियो सुबह लेकर आऊँगा और एक शाम में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। रिवीजन आपका टोटल हो जाएगा, और नहीं तो मैं आज देख ले रहा हूँ, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। देखिए आपको क्या याद रखना है, अब इन चीज़ों को कनेक्ट कीजिए। कालीबंगा, क्या नाम है? कालीबंगा। तो यहाँ से क्या मिला है? बंगा माने जूता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ी इमारत है, तो इसको भी अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करते चलिए और रिवीजन भी करते चलिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार, स्नानागार मतलब जहाँ नहाते थे लोग, सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, और एक तरीके से सीढ़ी नुमा है। आपने फ़ोटो भी देखी होगी। एक चीज़ और है, अगर आपको कोई भी चीज़ याद करने में दिक्कत हो रही है, जैसे मैंने एक ट्रिक पहले बताया था, अभी भी एक ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे बेटर उपाय है उसकी पिक्चर देख लो, उसको कहीं से विजुअलाइज कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उसको टुकड़े टुकड़े में सिलेबस छोटा सा करके याद कर लो, पक्का वो याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। मैंने क्या कहा था? बॉक्स भूल के भी मत छोड़ो। तांबा आता था खेतड़ी से, जो कहाँ है? बलूचिस्तान, ठीक है। चांदी आता था अफगानिस्तान से। सोना आता था कर्नाटक, जहाँ आज भी सोने का उत्पादन होता है। टीन आता था अफगानिस्तान से, ईरान से। गोमेद आता था सौराष्ट्र से। लाजवर्द जो था ये मेसोपोटामिया से आता था, और सीसा ईरान से। अब आप सोचोगे इन सब चीज़ों को याद कैसे करें, तो देखो तांबा
सोना और टीन, ये तीनों एक तरीके के हैं लगभग, और चांदी, तांबा, चांदी, सोना और टीन। प्लीज़ ऐसे अपने बुक पे नोट ऐसे कर लीजिए। ये चारों को देखेंगे तो इसमें अफ़गानिस्तान कॉमन है, और जितनी बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया है सब में अफ़गानिस्तान ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, सॉरी, तांबा तो है बलूचिस्तान, लेकिन तांबा को अगर छोड़ भी दें बलूचिस्तान भी है अफ़गानिस्तान में, तो ये आपको समझना है। तो अब आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। बाकी बच गए सीसा, तो सीसा का लिख लो, ईरान सीसा, लाजवर्द मेसोपोटामिया। तो आई होप इतने करने से ही आपका ये याद करना आसान हो जाएगा। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जहाँ पे वैदिक एक तरीके से जो हैं होते थे, मतलब कि धर्मकांड वगैरह। मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त सील पर 3 मुख वाले देवता, उस देवता को कहा गया है पशुपतिनाथ, जो कि एक तरीके से शिव की उपासक के तौर पे माना जाता है उन्हें। तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कौन चीज़ कहाँ से मिला है, इसे आपको कैसे याद करना है, इसका भी ट्रिक मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा। आप बस इनको अंडरलाइन करते चलो, पशुपतिनाथ, मोहनजोदड़ो, ऐसे बोलते चलो, याद हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। क्या मिली है? नर्तकी की, जो डांसर है उसकी। अब आप ये सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो से मिली है, क्यों मिली है? आपने ऊपर ही पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा प्राप्त स्थल है, तो जाहिर सी बात है यहीं से प्राप्त होगी। तो आप सबको एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, सारी चीज़ें लगभग यहीं से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चनहूदड़ो। चनहूदड़ो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक बटन करके लाइक ज़रूर करते रहिए, और साथ ही साथ आपके पास बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स होंगे। स्टडी ग्रुप्स इन द सेंस कि व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, जो भी ग्रुप होगा, मैसेंजर होगा, इन पे ग्रुप होगा, सब पे थोड़ा शेयर करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। ठीक है, मन के बनाने के कारखाने चनहूदड़ो में है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफिक। अच्छा एक चीज़ और, मैंने अभी सर्वे डाला है यूट्यूब पे, BHU एंट्रेंस पॉइंट पे, कि क्या आप लोगों को ये वीडियो हिंदी में ही चाहिए। तो अभी वोटिंग बहुत कम लोगों ने की है। देखिए वोटिंग ज़्यादा आप करोगे, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, तभी ना मैं लेके आऊँगा दोस्त, समझने वाली बात है। तो इंग्लिश वाले जो भी हैं मैं उनके लिए लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम से कम मुझे एक नंबर दिखेगा तब मैं लेके आऊँगा। तब तक जो इंग्लिश वाले हैं इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करते चलें, देखते चलें, ऐसे भी रिवीजन हो रहा है। और कल तक मैं देखता हूँ सर्वे में एटलीस्ट 1000 स्टूडेंट हो जाते हैं, तब मैं उसको लेकर आऊँगा, डोंट वरी। ठीक है, फिर वो वीडियो आएगी इंग्लिश में भी, सुबह में हिंदी में, शाम में इंग्लिश में। चलिए फिलहाल आप इससे पढ़ के काम चला सकते हैं। घरों मैं कहाँ था, मन के बनाने चनहूदड़ो। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो पिक्टोग्राफिक थी। आपने इंग्लिश में जो पढ़ा होगा तो उसको कहते हैं पिक्टोग्राफिक, मतलब पिक्चर वाला है। ठीक है, भाव चित्रात्मक, और ये दाईं से बाईं लिखी जाती हैं। ये है ना दायां, ये है दायां, और ये बायां। हम लोग कैसे लिखते हैं? इधर से कुमार, मान लीजिए ऐसे हमने लिखा, तो ये बाएं से दायां हुआ, वो ऐसे लिखी जाती है। तो डायग्राम से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों को ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। आपने देखा होगा नाला जो था वो ऐसे ऐसे बनता था। ठीक है, और चौराहे भी एक दूसरे को काटते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल आप तो जानते ही हैं, गेहूं और जौ ही प्रोडक्शन होता था पहले। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, कालीबंगन, लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तो घोड़ा के लिए आप याद रखोगे सुरकोटदा। कालीबंगा से तो याद करिए जूता हुआ खेत मिला था। जूता हुआ खेत कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। लोथल से क्या मिला था? डॉकयार्ड। प्लीज़ रिवीजन भी करते चलो इसी में। और ऐसा नहीं है कि पिछला फैक्ट देखें अगला देखें तो पिछला भूल जाए। ठीक है, पिछला भी रिवीजन करते चलना है, बुक में नोट करना है, आपको खुद से पढ़ना है, और 10 मिनट का टाइम डेली निकालिए कि पुराने फैक्ट्स को जल्दी से रिवीजन कर पाएँ। बहुत टाइम नहीं देना है। जैसे कि आप आज मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया, तो अब कल आपका काम क्या होगा? कल आपका होमवर्क फटाक से उसको निकाला, रिवीजन कर लिया, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया है। तिल कील इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, जो लंबाई की इकाई होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा। मेलूहा मेसोपोटामिया आपको पता ही है, मिस्र इजिप्ट आपने देखा होगा मैप में, ज्योग्राफी के मैप सीरीज में मैंने बताया भी है। उसमें जो मेसोपोटामिया वर्ड यूज़ करता है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, वो कहाँ है?
वो क्या किया है, तो वो है मेलुहा। तो मेलुहा को घेरना है, मेसोपोटामिया को टिक करना है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। वर्णिक वर्ग मतलब जो श्रेष्ठ वर्ग थे उनके हाथों में। मैंने तरीका बताया था कि मैं जो पॉइंट ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको भी करते जाना है और साथ में वीडियो को लाइक बटन दबाते जाना है। पिगट ने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये याद नहीं करो, कोई फालतू चीज़ है, ठीक है। वृक्ष एवं वन पूजा मतलब कि प्रकृति पूजा, सीधा याद रखना है, प्रकृति पूजा फेमस था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। संभवतः ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान मिलता है। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी क्या है, पशुपतिनाथ और मातृदेवी, दो चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। मिट्टी की मूर्तियाँ फेमस हैं, आपको बहुत मिलेंगी। समाज ऐसा लगता है कि मातृसत्तात्मक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इमेज मिली हैं, जो वो मिली हैं, वो कहाँ की हैं, तो औरतों की ही हैं। सैंधव वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे मनोरंजन के लिए। सैंधववासी, देखो ये सब आप देख लो थॉरोली, बट इसे याद करना जरूरी नहीं है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो अब देखो आप यहाँ क्या कर सकते हो, ये सब नहीं पढ़ोगे आप। अब देखो पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति, ये सब सैंधव घरों में प्रचलित थी। ये सामाजिक चीज़ें हैं, ये जनरल सी चीज़ें हैं, एक एक बार आप देख लो, आपको खुद इंटरेस्ट लगेगा, आप ये पढ़ पाओगे। शवों को मतलब जो लाश होते हैं उनको जलाने गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने या मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान है। मतलब आपने क्या देखा, हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, तो दोनों हुआ ना। लोथल एवं कालीबंगा युग्म समाधियाँ मिली हैं। युग्म समाधियाँ क्या होती हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ डेथ हुआ है उनका। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ये माना नहीं गया है, ऐसा माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा, सब लोग नहीं मानते हैं, इसलिए ये प्रूव्ड नहीं है। आग की पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टेराकोटा। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खनन करता एवं वर्तमान स्थिति, इसको प्लीज़ 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 ज़रूर याद रखिएगा। मैं जिन जिन टॉपिक पे टिक कर रहा हूँ उनको तो ज़रूर, जैसे हड़प्पा आपको याद रखना है, पूछा जाता है हड़प्पा से कि हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं, किसने खोज किया था और वर्ष क्या था। हड़प्पा, रावी, दयाराम साहनी, ऐसे रोज़ याद करो तो अगले दिन रिवीजन करो, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, सिंधु, राखल दास बैनर्जी, चन्हुदड़ो, सिंधु, ठीक है, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये सब कौन किसके किनारे है, किसने खोजा था। सबसे ज़्यादा पूछा गया है मोहनजोदड़ो, राखल दास बैनर्जी 1922, ठीक है। चन्हुदड़ो जो है गोपाल मजमूदार। कालीबंगा ये बीबी लाल एवं बीके थापर, ये इनका याद रखना है आपको। अब इसके अलावा कहीं भी नहीं पूछा गया है। एक याद रखना है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, क्वेश्चन में आया हुआ है। लोथल भोगवा, और रोपड़ जो है सतलज, रोपड़ है पंजाब में, और रंगपुर, ये सब नहीं भी आप याद करो चलेगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, याद कर लेना। जो मैं मारता हूँ टिक करते चलो। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो प्लीज़ याद रखिए, जो इंग्लिश वाले हैं वो BHU एंट्रेंस पॉइंट के सर्वे को कंप्लीट करें। इंग्लिश वाले उनको अगर चाहिए तो एटलीस्ट 1000 हो जाते हैं बच्चे, मैं शुरू करूँगा, डोंट वरी, यू हैव नॉट टू वरी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर, वो है वैदिक सभ्यता। इससे भी एक सवाल, एक से 2-3 सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हिंदी संस्कृति का पार्ट है। वैदिक काल को दो भाग में, एक तो होता है उत्तर काल और होता है ऋग वैदिक काल। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक होता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में। आज सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मूलर आर्य कहाँ बसे, सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कुछ लोगों की थ्योरीज हैं जिन्होंने थ्योरी दिया है कि आर्य दरअसल कहाँ से आए थे, तो इसमें मैक्स मूलर ने, बहुत फेमस है, इनका कहना था कि सेंट्रल एशिया से आए। प्लीज़ इस दोनों को घेरिए, मैक्स मूलर और सेंट्रल एशिया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, ठीक है। और यहीं आर्य जो थे वो सैंधव सभ्यता को सॉरी वैदिक सभ्यता को लेके आए। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अब आपने क्या देखा, सिंधु शहरी, और जो ग्रामीण थी वो आर्यों की सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी।
प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में। अब आरोही आप समझिए क्या होता है। आरोही मतलब होता है ऊपर चढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा था कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ठीक है, सबसे बड़ा था राष्ट्र, सबसे छोटा था कुल, कुल के बाद सब कुल मिलके होते थे ग्राम, ग्राम मिलके होते थे विश्व, विश्व मिलके होते थे जन, और जन के मुखिया जो होते थे वो राष्ट्र, जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते थे। तो राष्ट्र का जो समापति होता था वो राष्ट्रपति और हेड ऑफ द स्टेट होता था। गांव के मुखिया ग्रामीण और विश्व का प्रधान विश्वपति। अब तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि ये कहीं नहीं पूछा गया है। अब कुछ लड़ाइयाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। पुरोहित मतलब मुख्य जो पंडित हुआ करते थे, उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। और जो है पुरोहित एवं सेनानी। नेक्स्ट है सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। रत्नी किनको कहते थे? सूत। जो कुछ कुछ इनका अलग अलग डिपार्टमेंट था, उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। अब देखिए, गुप्तचर आता है नाम, पूछा जाता है पूरब एवं दुर्गपति। पूरब, दुर्गपति, तो ये आपको नाम याद रखना है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। किसका अधिकारी होता था? वाजपति। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य होता था। अब आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये सब याद करना जरूरी है? नहीं, आपको बस ये गुप्तचर याद रखना है, ठीक है। और अगर याद हो तभी सबको याद करिए, अदरवाइज इसमें सवाल नहीं पूछा गया। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है सभा एवं समिति। सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग मिलता है, मतलब है गाय की खोज। युद्ध के लिए गविष्ठी याद रखना है। सभा समिति में बहुत सवाल आए हैं, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। इस सभा एवं समिति के पहले आपको लिखना है VVI, या आप जैसे भी लिखते हो IMP ही लिख दो, इम्पोर्टेंट। सभा एवं समिति, सभा जो था वो श्रेष्ठ एवं कुलीन जो लोग होते थे उनकी थी। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ठीक है। चलिए, एक युद्ध के बारे में आता है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग मिलता है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषणी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अब आपने क्या देखा, पहले जो था सिंधु घाटी में ऐसा कोई डिवीज़न नहीं था। 4 वर्ण का कॉन्सेप्ट आया ऋग्वैदिक काल में, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख्य से। ध्यान दीजिए, आप पिछला वीडियो जब आपने देखा है 10वें मंडल के बारे में, आपने पुरुष सूक्त के बारे में पढ़ा है। इसमें यह कहा गया था कि ब्राह्मण परम मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अब आप समझ गए बात। तो ये एक थ्योरी है जो कि दिया गया। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। और सिंधु घाटी में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी में है मातृ प्रधान। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया होता था पिता, जिसे कुलप कहते थे। क्या समझा आपने? पिता को कुलप कहते थे, उस समय पापा नहीं कहते थे ठीक है, तो थोड़ा सा जोक भी होना चाहिए। उस समय जो परिवार का मुखिया होता था उसे पापा नहीं कहते थे, क्या कहते थे? कुलप। देखिए, आप जो भी तरीका ढूंढो, बेस्ट तरीका आपको याद करने के लिए, वो सबसे बेस्ट है। हो सकता है कि मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो बेकार हो, लेकिन आपको किसी फ़नी चीज़ से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको इजीली याद हो जा रहा है, तो वही तरीका बेस्ट है ना। मैं आपको वही सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो जो आपको खुद ही याद हो जाए। नेक्स्ट है, स्त्रियाँ इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उपनिषद की संख्या याद रखना है, एग्जाम में आया है। महापुराण की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6, ठीक है। और ये जो है देवर से विवाह कर सकती थी, ये सब नहीं पूछा है। अगर इस सबसे ज़्यादा सवाल स्त्रियों में पूछा गया, स्त्री शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास मैत्री जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। प्लीज़ इन सब के नाम को अंडरलाइन कर दो, बहुत बार पूछा गया है मेरे दोस्त। सबसे ज़्यादा जीवन भर जो अविवाहित रहती थी उनको कहते थे अमाजू।
ये भी अमाजू को टिक कर दो। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, यह वनस्पति से बनाया जाता था, मतलब उस समय का जो वाइन था, दारू था, ये क्या था, सोमरस था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। अब इसमें वास, अधिवास, उष्णीस, अंदर पहनने वाले को नीव कहा जाता था। आप समझ रहे हो अंदर क्या पहना जाता है, तो ये आप एक बार याद कर सकते हो, अदरवाइज अंडरलाइन करके निकलते रहो। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़। अच्छा, घोड़ों को सबसे पहले, घोड़ों को रथ के रूप में युद्ध में सबसे पहले आर्यों ने ही यूज किया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गायों को अघन्या न मारे जाने वाली वस्तु की श्रेणी में रखा गया है। लड़ाई के लिए क्या नाम यूज दिया गया है? गविष्ट। गायों की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड की सजा थी। ठीक है। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। ये बॉक्स वीवीआई कैटेगरी है, प्लीज़ बॉक्स के ऊपर लिख दो इम्पॉर्टेंट या वीवीआई। क्वेश्चन जहाँ से आया है मैं सबको टिक कराऊंगा और आपका एग्ज़ाम क्लियर करा के रहूँगा। मेरे साथ एक रिजोल्यूशन लेके बने रहो, छोड़ना नहीं है बीच में। वीडियो स्किप कर दिया तो अपनी तैयारी ही स्किप कर दिया। मैंने ठेका लिया है एक तरीके से आप लोगों का, ये आप बात समझ के रहो। चार्वाक दर्शन को चार्वाक ने दिया था, योग दर्शन को पतंजलि ने दिया था, सांख्य दर्शन को कपिल ने दिया था, न्याय दर्शन को गौतम ने दिया था, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। अब आपके सामने समस्या है कि इसको याद कैसे करें। देखो, चार्वाक का तो सिंपल है, पतंजलि का योग आपको पहले से पता होगा। मैंने क्या ट्रिक आजमाया था, जो ट्रिक आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, कपिल का सांख्य, कपिल का सांख्य, गौतम का न्याय। गौतम ने न्याय नहीं किया, किसने न्याय नहीं किया? गौतम का न्याय, कपिल का सांख्य, 2 याद हो गया। अब 2 चीज़ें हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो जो पूर्व है वो जैमिनी है और जो उत्तर है बादरायण है। तो आप एक याद करो, पूर्व का ना याद कर लो जैमिनी, तो उत्तर जरूर याद हो जाएगा। और आपने वैशेषिक फिलॉसफी पढ़ी होगी, इसलिए कि जब फिजिक्स आप पढ़ते हो तो कणाद, महर्षि कणाद को फिजिक्स का जनक कहते हैं इंडियन लिटरेचर में, तो इसे कहते हैं वैशेषिक। कणाद जो थे महर्षि, वो फिजिक्स के जनक हैं इंडियन लिटरेचर में, महर्षि कणाद। तो फिजिक्स कौन सा सब्जेक्ट है? विशेष सब्जेक्ट है। समझ गया ट्रिक? तो आई होप ये सब आपको याद हो गया होगा। कैसे ट्रिक बनाना है? पतंजलि का योग, सांख्य का कपिल का सांख्य, गौतम का न्याय, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा बादरायण याद हो जाएगा। और कणाद विशेष फिजिक्स पढ़ाते थे, इसलिए वैशेषिक। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों का सबसे प्रिय एवं सबसे जो पवित्र घोड़ा जो होता था इन लोगों में, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु लोहा थी, मतलब लोहा की खोज जो है हो गई थी। सिंधु घाटी में किसकी खोज हुई थी? तांबा की। और इसे कहते थे श्याम अयस, श्याम मतलब लोहित अयस, और तांबे को कहते थे लोहित, मतलब जो लोहा है उसको लोहित नहीं कहेंगे, ठीक है, तांबे को लोहित कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड, हाँ, तो ये रहा आपका लोहित अयस। व्यापार दूर दूर तक होता था, जो जाते थे व्यापारी उनको कहते थे पणी। मैंने क्या बताया? लाल जो भी रहा है उसको ऐसे ही टिक करते चलो, रट्टा मारते चलो। लेन देन की वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला वेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। ये टर्म याद करते चलो, रोज रिवीजन करो, याद हो जाएगा। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की इकाई अग्नि को मानी जाती थी, मतलब जो हवन होता था ये मनुष्य को सीधे भगवान से संपर्क करा देता था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी। प्लीज़ सरस्वती को अंडरलाइन कर लो। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, मतलब सरस्वती मुख्य रूप से हुई है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति देवता हो जाते हैं सर्वाधिक प्रिय। आपने क्या देखा था? वैदिक में इंद्र थे, तो प्रजापति याद रखना है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ये खुद अंडरलाइन है, रेड में लिखा है। ये जो नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है ना, इसको तो रट्टा मार लो भाई, कैसे भी आप रट्टा मारो, क्योंकि ये बहुत पूछा गया है। कुंभ, कुर्रम, ये नाम ही सीधा है। कुभा काबुल, ठीक है। वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, परुष्णी रावी, कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। सतुतरी सतलज, विपाशा व्यास, सदा नीरा गंडक, दृष्टि घग्गर, गोमती गोमतु, सुवस्तु स्वातु। तो मैक्सिमम नाम इसमें एक दूसरे से पहले से ही अटैच हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। मतलब पहले क्या था? पहले जो था कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा होगा पूर्व वैदिक काल में, लेकिन अब जन्म के आधार पर बट गया उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। तो हल को यहाँ क्या कहा जाता था? सीरा और सीता कहा जाता था। निष्क और ये मुद्रा मतलब करेंसी का इकाई था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। और सांख्य किसका था?
कपिल का सांख्य, गौतम का न्याय। प्लीज़ इन सब चीज़ों को ट्रिक से याद करो, ठीक है। अब बात करते हैं सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, प्लीज़ घेर दो, आपको ये याद भी होगा। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित किया गया, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर को प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में होता है। गोत्र, जो आप अपना गोत्र जानते होंगे, वो कब आता है? यह आता है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए, आपको यहीं पे मैं आपसे विदा लूँगा। महाजनपद का उदय हम लोग कल पढ़ेंगे। ये देवता है, अब इसको क्या करोगे आप? देवता जो आप यहाँ दिया है ना, उसको एक बार देख लो। इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको ऐसे ही याद है, ठीक है। इंद्र जो थे, ये युद्ध के नेता थे, इंद्र सबसे देवताओं में प्रमुख थे, तो आपको ये याद होगा, ठीक है। तो चलिए यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए ये आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जो लोग भी लास्ट तक देख रहे हैं उनका सिलेक्शन तो होना ही है, ठीक है। चलिए।